अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अब हम लास्ट टॉपिक्स पे हैं 7th चैप्टर के, और आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। और इससे नेक्स्ट एक टॉपिक है विच इज़ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये दो स्मॉल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो आज हम कोशिश करेंगे क्विकली अंडरस्टैंड कर लें, जल्दी से इसको एंड कर लें। अच्छा, अभी तक हमने ऑसिलेशंस पढ़ ली, उसके बारे में जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमने पढ़ ली। अब हमारे पास एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसको इन्होंने बड़ा ब्रीफली सा डिस्कस किया हुआ है, जो रियल लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमने जो वेव फॉर्म देखी, जब हमने देखा कि हमारे पास पार्टिकल ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन, तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो आपके पास डिफरेंट वेव फॉर्म्स देखी थी डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल फेज़। अगर आपका इनिशियल फेज़ 0 है और पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके आप उसे रिलीज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की उसकी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा था जो 7.13 में शो किया गया। एंड देन फिर अगर उसका फेज़ 90 डिग्री है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है 7.14 पे। उसका 7.15 में अगर आप देखें तो अगर फेज़ इनिशियल 180 है तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है। इन सब में आपने ये चीज़ देखी कि हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर, हर इंस्टेंट के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बेसिकली आपके पास जो ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम, ठीक है, ये चीज़ जो है वो सेम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन जो मैक्सिमम है वो सेम है। मतलब थ्रू आउट अगर हम इन ग्राफ्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल यूं ही चलेंगे, मतलब इनके ये सब पीक्स जो हैं वो सेम पॉइंट्स पे आ रही होंगी। तो ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता कि आप किसी चीज़ को अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, वो टू एंड फ्रो मूव करें और वो हमेशा टू एंड फ्रो उसी तरह मूव करती रहे। इवेंचुअली कोई भी चीज़ जो होती है वो अगर उसके अंदर जब ऑसिलेशन होती हैं तो आहिस्ता 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 आते डाई आउट होते हुए स्टॉप कर जाती है। तो अगर इस तरह से ये हमारे पास, ये तो मैंने आपको ऑसिलेशन शो किया ना, कोई चीज़ टू एंड फ्रो मूव करिए, तो अगर वो लेट्स सपोज पहले यूँ थी, दैन वो यूँ 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 करते करते उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉप कर जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम उस चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करें, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर लेट्स सपोज इनिशियली वो इस तरीके से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम बाद जो ये एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब सेम नहीं रहेगा एम्पलीट्यूड। तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन आर डैम्प्ड व्हेन दे आर चेंज्ड बाय सम एक्शन। तो जो अगर सबसे पहले जो इसकी जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो डैम्प्ड हो गए हैं जब वो किसी भी एक्शन की वजह से चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, टचिंग एन ऑसिलेटर oscillating vibrating tuning fork with your finger is said to be damping it। तो लेट्स सपोज अगर आपने ट्यूनिंग फोर्क देखा हो, अगर ट्यूनिंग फोर्क आपने नहीं देखा, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। आई जस्ट गूगल दैम, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। ये इस टाइप की कुछ मशीन होती है, और लाइक अगर मैं आपको इस तरह से दिखा दूँ तो इस तरह से इसकी डायग्राम है। इन्होंने तो किसी फिनोमेना को शो किया हुआ है, आप जस्ट डायग्राम के ऊपर फोकस करें, ये आपके पास है। तो इसको जब किसी भी रबर पैड वगैरह के ऊपर, जैसे या फिर यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, या इसको रबर पैड के ऊपर आप मारें, या फिर आप इसके साथ कोई, जैसे लेट्स सपोज इन्होंने किसी चीज़ के साथ इसको हिट किया है ना, तो ये स्टेशनरी जो है एक शो किया गया और एक वाइब्रेटिंग। तो जब आप इसे किसी चीज़ से हिट करते हैं ना तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसके वाइब्रेशन की वजह से ना साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एक आवाज़ आती है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसको जब किया तो ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो जब ये वाइब्रेट कर रहा हो तो अगर आप इसको फिंगर लगाए, ठीक है, टच करें, तो ओबियसली आप इसकी जो है वो मोशन को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये आपको यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब आपके पास ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क हो और आप उसको जो है वो टच करें विद योर फिंगर, तो ओबियसली उसकी जो मोशन है वो थोड़ी चेंज होगी, अफेक्ट होगी। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ उस पर डैम्पिंग हुई है। तो डैम्प्ड होना का क्या मतलब है कि उसकी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन किसी भी वेक्टर की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो, किसी एक्शन की वजह से।
द ऑसिलेशन जिनको नंबर ऑफ हर्ट्स इन्होंने कहा है, मतलब कितने टाइम पर सेकंड में कितनी दफ़ा कोई बॉडी वाइब्रेट करती है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स जैसे मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था, आरसी ऑसिलेटर्स होते हैं मोस्टली, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स होते हैं, सच एज अ टीवी ट्यूनर। जैसे हमने रेडियो में पढ़ा, इस तरह टीवी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर होते हैं। उनकी जो है वो आपके पास ऑसिलेशन चेंज होती है, उसके अंदर कितनी वाइब्रेशन होंगी पर सेकेंड, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है बाय वेयरिंग द सेटिंग ऑफ द ट्यूनर। तो मतलब वो जो ट्यूनर है उसका नाम ही ट्यूनर इस वजह से है, बिकॉज उसकी कुछ सेटिंग चेंज करने की वजह से उसकी जो है वो ट्यून्ड हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, लेट मी शो यू सम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ये डिफरेंट इमेजेस हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसके अंदर आपके पास कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, ठीक है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं ना, ऑप एम्प कहते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है, और इनको ट्यूनिंग की। तो हमारे पास जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की, जैसे टीवी ट्यूनर के बारे में बताया गया कि टीवी ट्यूनर का मतलब ये है कि आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, बाय चेंजिंग द सेटिंग ऑफ द ट्यूनर, और उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। तो और वो फिर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो भी आप चेंज करके फ्रीक्वेंसी लाते हैं, वो चैनल जो है वो उस फ्रीक्वेंसी को, एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी आप ट्यूनिंग करते हैं वो फ्रीक्वेंसी जो है फिर वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके वो वाला चैनल आपका लग जाता है। तो आइडियल ऑसिलेटरी सिस्टम जो होती है उसमें टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व करती है। जैसे हमने मास अटैच टू स्प्रिंग के सिस्टम में देखा है, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करी है, और टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास फिक्स रह रही है। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ही एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज नहीं हो रही होती, बल्कि जो है वो आपके पास जो है उसमें हमारे पास एनर्जीज जो होती है वो किसी और फॉर्म में भी चेंज हो रही होती है, डिसिपेट हो रही होती है। ठीक है, तो वो जो डिसिपेटिंग फोर्सेस हैं जिसके अगेंस्ट वर्क डन करने की वजह से एनर्जीज जो हैं वो कम हो रही होती हैं, उसकी वजह से एक्चुअली जो है वो एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा होता है। तो अगर 7.16 फिगर को देखें, ये एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, इनमें कोई डैम्पिंग नहीं है, इसमें कोई एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, इसमें जैसा वो एम्पलीट्यूड स्टार्ट से था वो बिल्कुल वैसा ही है, और इसमें टोटल एनर्जी आपके पास कंजर्व करेगी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम रहेगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी टोटल एनर्जी। लेकिन जो है डेली लाइफ में अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑसिलेशन जो आती हैं वो डाई आउट होती जाती हैं कॉन्टीन्यूसली विद टाइम। जैसे फिगर 7.19 में शो किया हुआ कि वो उसी एम्पलीट्यूड से जैसे वो पहले वाइब्रेट कर रहा था, कोई भी हमारे पास जैसे पेंडुलम हो गया, मैस अटैच टू स्प्रिंग, वो उसी से वाइब्रेट नहीं करता रहता, बल्कि उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम कम होता जाता है। और उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि उसके पास सपोज अगर आप उसे किसी एक्सट्रीम पॉइंट तक लेके गए हैं, वहाँ पे आपको पता है एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब आपने जब उसे रिलीज़ किया तो आते हुए जो हमारे पास आइडियल होता है उसमें ये होता है कि वो आते हुए मेन पोजीशन पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी, और फिर उसके बाद दोबारा से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा तो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज एक दूसरे के अंदर चेंज होती रहती हैं, और वो लेकिन उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या होता है कि वो जो एनर्जीज़ हैं, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन या फिर ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस या इस तरह की किसी भी चीज़ के अगेंस्ट वर्क डन करने में भी उन एनर्जीज़ का कुछ पार्ट यूज़ हो रहा होता है। तो वो अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास है तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास इस डिसिपेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने में भी यूज़ होगा। तो इसलिए जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन या डिसिपेटेड फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करने में कुछ पार्ट एनर्जी का यूज़ हो जाएगा, और जो पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। फिर इसी तरह वो काइनेटिक एनर्जी भी फिर उसका कुछ पार्ट अगेन जो है किसी डिसिपेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन में यूज़ होगा, जो रह जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता करते यूज़ होती जाएगी, और क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं रही होगी जितनी वो पहले थी, तो उसी एम्पलीट्यूड पे वापस जाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके बॉडी के पास सेम एनर्जी हो।
तो जब बॉडी के पास सेम एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो वो उस एम्पलीट्यूड तक वापस नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से कम होता जाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी जो किसी डिसिपेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन में यूज़ हो रही है, एक्चुअली वो हीट या साउंड की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है, और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो यूज़फुल नहीं रहती। तो वो जो एनर्जी वो यूज़ कर रहा होता है पेंडुलम या जो भी आपके पास ऑसिलेटर है, जो एनर्जी वो यूज़ कर रहा होता है वो वही होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पास। तो जब वो उसी को लेके उसने किसी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाना होता है, तो अगर वो एनर्जी ही वो डिसिपेट करता जाएगा, तो वो उसके पास जो वो एनर्जी नहीं बचेगी जो इतनी ज़्यादा जो उसको मैक्सिमम किसी डिस्टेंस तक लेके जा सके, तो वो एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए वो क्या करेगा कि उसका जो डिस्टेंस है विद फ्रॉम द मेन पोजीशन या उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगा, विद टाइम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो बॉडी है वो एक मिनट, अगर आप चाहते हैं कि जो बॉडी है वो आपके पास सेम ही एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती रहे, तो उस के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसे कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करते रहें। मतलब जितना एनर्जी वो डिसिपेट कर रही है उतनी ही एनर्जी आप अगर उसे सप्लाई करते रहें, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती रहे, क्योंकि जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी तो वो उस एम्पलीट्यूड तक वापस जा सकेगी। तो ऑसिलेशन डू डाई आउट विद टाइम अनलेस एनर्जी इज़ कॉन्टीन्यूसली सप्लाई टू इट। तो जब तक आप एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली सप्लाई नहीं करेंगे, इन ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएंगी। अगर लेट्स सपोज अगर आपने स्विंग की बात की, वो गर्ल्स ने मोस्टली जो है वो स्विंग्स यूज़ किया होता है झूले पे, वो जब बैठती हैं तो वो जब उन्होंने अपने आप को किसी हायर एम्पलीट्यूड तक अपने झूले को लेके जाना होता है, जैसे 7.17 फिगर मेजर किया, तो आप या तो कोई पर्सन होता है जो आपको पर कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा होता है एट द राइट टाइम, ताकि जो है वो आपको एक कांस्टेंट पुश और एनर्जी मिलती रहे, ताकि आपका जो झूला है वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ मूव करता रहे। और दूसरा ये भी होता है कि समटाइम्स आप अपनी बॉडी की भी इस तरह से मूवमेंट कर रहे होते हैं, अपनी लेग्स को इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी वो कॉन्स्टेंटली आप मूव करते रहते हैं, ताकि वो एक एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता रहे। तो इस सारी डिस्कशन का जो रिज़ल्ट है वो ये है आपके पास कि जो है जब भी ऑसिलेशंस जो हैं उनके एम्पलीट्यूड स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है विद टाइम, तो हम उस ऑसिलेशन को कहते हैं कि वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और उस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। तो फिगर 7.19 में तो डैम्पिंग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा आपको फिगर 7.18 के अंदर जो है ये एक आपको कॉन्सेप्ट शो किया गया है डैम्पिंग का, जो कि यूज़ होता है इन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ कार या मोटरसाइकिल एक्सेट्रा में। उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो डैम्पिंग सिस्टम है जो कार्स या मोटरसाइकिल्स वगैरह व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है, इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर अ कंफर्टेबल राइड फॉर पैसेंजर व्हेन द कार बस मोटरसाइकिल एक्सेट्रा मूविंग ऑन अ बम्पी रफ रोड बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव। तो जब किसी बम्पिंग रोड के ऊपर कोई व्हीकल चल रही होती है, तो वो ओबियसली बहुत ज़्यादा जो है वो ऑसिलेशंस होती हैं उसके अंदर। तो उधर हमारे पास जो इस तरह का सस्पेंशन सिस्टम इन्होंने आपको बताया, तो ये डैम्पिंग का एक सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो अब कुछ जगहों पे तो ऑब्वियसली डैम्पिंग होना अच्छा है ना, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि अगर आप किसी ऐसी बम्पी रोड में हैं, तो आपकी गाड़ी आपकी व्हीकल जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करती रहे। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम होगा, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो बम्प्स और वो वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा जो संबंधा उसके अंदर मौजूद है उसको फील मत हो। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग की वजह से वो जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी आपका व्हीकल बहुत ही हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, तो ऑब्वियसली आप भी वाइब्रेट करेंगे साथ। तो डैम्पिंग की वजह से क्या होगा कि वो उसका डैम्पिंग क्योंकि एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ कर देती है, तो उससे आपको वो उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, या अगर होगा भी तो थोड़े टाइम के लिए होगा और जल्दी वो फेड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आपके पास डैम्पिंग के प्लस पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पे यूज़ किया है। तो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर सिस्टम इज डिसिपेटेड इज़ नोन एज डैम्पिंग। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन आपके पास वो ऑसिलेशन है जहाँ पे एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज़ कर रहा होता है, और प्रोसेस जिसमें आपके पास एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली मेन तो ये हो रहा होता है कि एनर्जी ही डिसिपेट कर रही होती है, तो प्रोसेस इसके अंदर जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट कर रही है उस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है उसमें एनर्जी कुछ डिसिपेट हो रही है तो डिक्रीज़ कर रहा है, तो प्रोसेस इसकी वजह से हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस को डैम्पिंग कहते हैं।
तो द एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आपके पास वो एनर्जी क्यों डिसिपेट करी होती है ऑसिलेटिंग सिस्टम के डैम्पिंग के अंदर, बिकॉज वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कर रही होती है और वहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है। और ऑसिलेशन ऑफ सिंपल डैम्प पेंडुलम इज शोन इन फिगर 7.19। द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम डिक्रीज ग्रेजुअली विद टाइम टिल इट बिकम्स ज़ीरो। तो आपके पास सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज़ करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ीरो हो जाता है, वो स्टॉप कर जाता है। तो सच ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज स्टेडीली विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अगेन ऐसी ऑसिलेशन जिसमें टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता रहे उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और प्रोसेस जिससे एनर्जी डिसिपेट करी होती है उस प्रोसेस को हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या चीज़ है? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास रेजोनेंस में दो फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब होती हैं, मतलब आपकी जो एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो, और जो आपकी बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या जिसके अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस की जा रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है, बॉडी हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है और हमारे पास उस प्रोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि रेजोनेंस के ऊपर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाता है और उस पॉइंट पे अगर कोई डैम्पिंग है भी, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट है, तो वो काफ़ी स्मॉल हो जाता है, वो तब उसका इतना अफेक्ट नज़र नहीं आता। दिस डैम्पिंग प्रिवर्ट्स द एम्पलीट्यूड फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली लार्ज। डैम्पिंग में आपको पता है ये होता है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है उसको उसने एक्चुअली बहुत बड़ा होने से रोकना होता है, एम्पलीट्यूड को उसने ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना होता है। तो द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज रैपिडली एट अ फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग इतना ज़्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ नहीं कर पाती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लेफ़्ट एंड राइट मूव कर जाएं फ्रॉम द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब बॉडी की फ्रीक्वेंसी या बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा हो जाए, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो डैम्पिंग फिर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और एम्पलीट्यूड जो है वो रैपिडली डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। फिर लेकिन उसमें भी आगे आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर आपके पास कि हैवीली डैम्प्ड सिस्टम है या फेयरली, या फिर आपके पास जो स्मॉल डैम्पिंग है, जैसे फिगर 7.20 में शो किया हुआ है। तीन डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं, तीनों के अंदर डैम्पिंग हो रही है, एक हैवीली डैम्प्ड है, एक मीडियम डैम्पिंग है और एक स्मॉल डैम्पिंग है। तो अगर आप देखें इनके एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का कर्व्स देखें तो उसमें आपको जो है वो और जो एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट ये फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इन्होंने लिखी हुई है, मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने नीचे लिखा हुआ F0/2, फिर F0, फिर 3F0/2 एंड देन F0 जो है ना बेसिकली आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपने बॉडी की जो एक्सटर्नल फोर्स या सोर्स जो भी आपका है उससे जो आप मतलब ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है जो एक्सटर्नल चीज़ जो भी आप जिसकी मदद से आप उसको ऑसिलेट कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने इंक्रीज़ की, और जब वो F0 मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई आपके पास एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास एकदम से आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आपको नज़र आ रही है, जो इंक्रीज़ है ना एम्पलीट्यूड में इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लेकिन ये तीन डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर जिनकी ऑब्वियसली मतलब बेसिकली सिस्टम सेम है, लेकिन आपके पास उन सब की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वो तीनों सिस्टम की डैम्पिंग डिफरेंट है, एक हैवी डैम्प है, फिर एक मीडियम डैम्प है और एक स्मॉल डैम्पिंग है। तो इन्होंने डिफरेंट टाइप की डैम्पिंग करके फिर उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स उनके ऊपर अप्लाई की और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, तो इन्होंने देखा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो सबकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कर्व्स हैं ना उनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब सब इसी तरह कर रहे हैं कि रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसीज़ पे उनके एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहे हैं और उससे पहले या बाद वाली फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर एम्पलीट्यूड जो हैं वो एकदम से रैपिडली डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास हैवीली डैम्प्ड सिस्टम है आपके पास एज अ फेयरली फ्लैट, तो मतलब उसका कर्व अगर आप देख लें जो पर्पल में शो किया गया है काफ़ी फ्लैट सा कर्व है। ओके वेल अगर आप इस कर्व को देखें जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा डैम्पिंग हो रही है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो रही है, तो उस वक्त जो उसका कर्व है वो काफ़ी फ्लैट है,
जबकि मीडियम एंड स्मॉल डैम्पिंग में थोड़ी पीक्स आपके पास शार्प आ रही हैं। तो द डैम्प्ड ऑसिलेटर आर अप्लाइड इन द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ अ कार व्हेन प्रोवाइड अ डैम्पिंग फोर्स थ्रू एक्सेसिव वाइब्रेशन। जैसे अभी ऊपर पड़ा है सस्पेंशन सिस्टम में, बस कार्स वो तो खैर सस्पेंशन सिस्टम तो आपके पास हर व्हीकल वगैरह के अंदर होता है। जैसे आपके पास ये शो किया गया है ना फिगर 7.18 के अंदर, सस्पेंशन स्प्रिंग है। बेसिकली उसका काम ये होता है, व्हील के साथ वो अटैच है, जिसका काम ये है कि जो एक्सेसिव वाइब्रेशन है उनको फ़ौरन डैम्प्ड आउट करना, उनके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ करना। तो कार के अंदर भी आपके पास एक जो है ना एक और शॉक एब्जॉर्बर रखा जाता है। बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि मतलब जो कुछ ऐसी कार्स होती हैं, जो ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो बहुत ही स्मूथ चल रही होती हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता है बम्पी रोड है या कुछ ऐसा वैसा ना, तो इसमें आपके पास क्या है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन आर अप्लाइड इन द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ अ कार के अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर जिसके अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो अप्लाई की जाती है, मतलब डैम्प ऑसिलेशन को डैम्प किया जाता है। तो एक्सेसिव वाइब्रेशन जो गाड़ी के अंदर हो रही है ना, तो उनको फोर्स किया जाता है थ्रू डैम्पिंग के, मतलब उनके एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हों, प्रिवेंट आउट करने के लिए, वो वाइब्रेशंस को प्रिवेंट आउट करने के लिए डैम्पिंग के थ्रू उनको जो है वो उनके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, तो हैवी डैम्प सिस्टम में ये फ़ायदा भी होता है कि मतलब जैसे अभी अगर आप देखें ना कि यहाँ पे रेजोनेंस में आपको बहुत शार्प पीक मिल रही है स्मॉल डैम्पिंग या मीडियम डैम्पिंग के अंदर, मतलब आपके पास एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास हैवीली डैम्प सिस्टम है तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस तरह का कोई रेजोनेंस वाला पॉइंट आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हायर एम्पलीट्यूड से नहीं होती। द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग कैन बी ऑब्जर्व बाय अटैचिंग अ वेरी लाइट mass such as a pith ball and another of the same length carrying a heavy mass such as lead ball of equal size to a rod। अब इन्होंने इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि आप दो बॉल्स ले लें जो बिल्कुल एक साइज़ की हों, लेकिन एक जो है वो लाइट वेट है पिथ बॉल, जैसे आपके पास टेनिस बॉल वगैरह होती है ना, और एक आपके पास लेड की बॉल है। ठीक है, और उसको आपने रॉड के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, दे आर सेट इनटू वाइब्रेशन बाय थर्ड पेलम। अब दोनों को ऑब्वियसली आपने किसी थ्रेड के साथ ही अटैच किया होगा, फिर आपने एक और जो है वो आपने पेंडुलम थर्ड भी उसी रॉड के एक रॉड के साथ एक बॉल को पहले हैंग किया, दूसरी बॉल को हैंग किया, और अब एक तीसरा भी आपके पास पेंडुलम है उसके भी इसी रॉड के साथ अटैच कर लिया। It is observed that amplitude of the lead ball is much greater than that of the pith ball। अब होगा क्या, बेसिकली जैसे हमने पिछला प्रोसेस देखा था ना रेजोनेंस वाला, उसमें हमने डिफरेंट पेंडुलम्स को एक ही ब्रॉड के साथ अटैच किया हुआ था। तो अगर आपके पास जो दो बॉल्स हैं उनसे आपने जो पेंडुलम बनाया है, लाइक लाइट वेट बॉल है और एक तरह लाइट सी बॉल है और एक हैवी बॉल है, पेंडुलम दोनों की लेंथ आपने सेम रखी है, जो थर्ड पेंडुलम आपने हैंग किया उसकी लेंथ भी वही है जितनी पहले दोनों पेंडुलम की है। अब वो आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जब हमने जो है वो थर्ड पेंडुलम को ही सिर्फ वाइब्रेट किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी रेजोनेंस वाले टॉपिक में भी हमने एक पेंडुलम को वाइब्रेट किया था और उसकी सेम लेंथ वाले बाकी पेंडुलम्स खुद ही वाइब्रेट करना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया कि एक उन्हीं दोनों पेंडुलम की लेंथ का एक तीसरा पेंडुलम लिया और उसको वाइब्रेट किया। तो ओबियसली जब वो वाइब्रेट करेगा तो एक पॉइंट आएगा कि वो दोनों क्योंकि उसकी सेम लेंथ के हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएंगी, तो वो दूसरे दोनों भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। दूसरे दोनों भी वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने ये देखा कि जो आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन था वो लेड बॉल का बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द पिथ बॉल। ठीक है, तो द डैम्पिंग अफेक्ट फॉर द पिथ बॉल ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस मच ग्रेट। क्यों, रीज़न क्या था उसका, क्यों हमारे पास लेड बॉल जो है वो हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रही थी एज़ कम्पेयर टू द पिथ बॉल पेंडुलम, बिकॉज हमारे पास जो पिथ बॉल थी उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस थी उसका ग्रेटर इफेक्ट था। ये आपने कभी नोट किया हो, जैसे आपका अगर कोई एक हैवी चीज़ है, अगर आपको हवा बहुत तेज़ी से चल रही है तो जो भारी चीज़ है वो ज़्यादा देर रेजिस्ट करती है ना उस एक्सटर्नल ड्रैग फोर्स को, लेकिन अगर कोई लाइट वेट चीज़ है तो वो फ़ौरन से उस हवा के प्रेशर से उड़ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हैवी बॉल वाला पेंडुलम है
उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो हैवी बॉल फिर भी उस एयर रेजिस्टेंस को जो है वो मतलब ओवरकम करके मूव करता रहेगा, लेकिन जो लाइट वाली बॉल है उस पर वो एयर रेजिस्टेंस का अफेक्ट या फ्रिक्शन का अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगी और उसकी डैम्पिंग ज़्यादा जल्दी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली फिर वो लाइटर बॉल को जितना काम करना पड़ेगा टू ओवरकम दैट एयर रेजिस्टेंस, तो उसकी एनर्जी भी डिसिपेट होगी एंड देन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जबकि लेड बॉल को उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी उस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। Thus, the sharpness of the resonance currents of the resonating signal depend on the frictional loss of energy. तो बेसिकली वो कोई सिस्टम किस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा इवन एट द रेजोनेंस, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो दो पेंडुलम्स थे वो जब वाइब्रेट करना शुरू हुए तो वो रेजोनेंस पे हुए ना, क्योंकि आपने जो थर्ड पेंडुलम अटैच किया था वो आपने वाइब्रेट किया और उसकी वजह से पहले दो वाइब्रेट करना शुरू हुए। तो ये एग्जांपल बताने का मकसद ये है कि एट रेजोनेंस जो आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट थे दोनों सेम पेंडुलम के लिए उनकी डैम्पिंग की वजह से, बिकॉज एक के अंदर डैम्पिंग कम हो रही थी और एक के अंदर डैम्पिंग ज़्यादा थी। ठीक है, तो जिनके अंदर डैम्पिंग ज़्यादा थी वो उसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, और जिसके अंदर डैम्पिंग कम थी जैसे लेड बॉल थी वो उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे। तो बेसिकली आपके पास जो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व मतलब रेजोनेंस के ऊपर जो आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो कितना शार्प है उस रेजोनेटिंग सिस्टम का, वो डिपेंड करता है ऑन द फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब जो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉसेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एनर्जी लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपके पास एम्पलीट्यूड रेजोनेटिंग सिस्टम का कम होगा वाइब्रेशन का, अदरवाइज़ ज़्यादा होगा। और यही इस फिगर में भी शो किया गया है कि जो हैवीली डैम्प्ड सिस्टम है उसको इतना हायर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट नहीं कर रहा एट द रेजोनेंस, इतना एक स्मॉल डैम्प्ड सिस्टम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है एट द हायर एम्पलीट्यूड। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर जो है वो एंड हो गया है और फिर अब इसकी एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास चूज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स, आपके पास ये 10 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर हम लॉन्ग देखें तो लॉन्ग तो वही टॉपिक्स हैं सारे। शो दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच विद अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास अटैच टू स्प्रिंग वाला पूरा टॉपिक आएगा। लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का बताना है कि वो क्या होते हैं, उसके क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, और फिर प्रूफ करना है कि आपके पास जो मास अटैच विद द स्प्रिंग है वो भी उसके अंदर भी वो सारे करैक्टरिस्टिक आते हैं। तो प्रॉपर अटैम्प्ट करने का ये वे है। प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है ये टॉपिक। प्रूव दैट एनर्जी कंजर्व इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आपने हर पॉइंट लेना है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन, और शो करना है कि हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम है। फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन की डिफ्रेंसिएशन भी आपके पास टॉपिक मौजूद है। व्हाट इज़ रेजोनेंस, गिव 3 ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। 3 एप्लीकेशंस रेजोनेंस की आपके पास यहाँ पे आपको मेंशन है। एक माइक्रोवेव ओवन की थी, एक MRI की थी, एक रेडियो एंड रेजोनेंस का आपके पास था। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है डिराइव इक्वेशन फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एंड वॉल्यूम एसम। तो ये हमारे पास वेलोसिटी जब निकाली थी उससे हमारे पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। आगे जाके हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की और पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यूज़ निकाली थी। ये टॉपिक भी डिटेल में मौजूद है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है ये भी, मतलब ये सब जो है वो टॉपिक्स तो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, MCQs को भी कर लेंगे एंड न्यूमेरिकल्स को भी हम एक अलहदा वीडियो बना के हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।